तो देखिए, बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संक्षेप में संबोधन जो मीडिया के सामने रखा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश में किस तरीके से समृद्धि की जरूरत है, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर एक बड़ा हमला बोला। पिछले कुछ वर्षों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि जब भी सदन की शुरुआत होती थी संसद सत्र से पहले, तो हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस जैसे मुद्दे चर्चा में रहते थे। इन्हीं को लेकर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला और कहा, पिछले 10 वर्षों से मैं देख रहा हूं, हर सत्र से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार रहते थे और यहां उनको हवा देने वालों की कमी नहीं। पहला सत्र है ये जिसमें विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं फूटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विदेशी चिंगारी का जिक्र कर रहे हैं, उनका इशारा किस ओर है, ये अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं। 19 जुलाई 2021 संसद सत्र जब शुरू हो रहा था, तो फिर 18 जुलाई 2021 को ही पेगासस रिपोर्ट आ गई थी और उस पेगासस रिपोर्ट की तरफ से वो जो पूरा का पूरा संसद सत्र है हंगामेदार रहा। इससे पहले 30 जनवरी 2023 भी आपको याद दिलाती चलूं, तब भी संसद सत्र की शुरुआत होने वाली थी और तब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई थी और उसकी वजह से संसद सत्र जो है वो हंगामेदार रहा था। और इसी तरीके से 17 जनवरी 2023 को एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी आई थी और इसके बाद से संसद सत्र शुरू होना था जनवरी 2023 में। ये भी वो विदेशी चिंगारी जो फूटी थी और जिसके बाद सदन की कार्यवाही जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। और फिर अभी पिछले साल ही 25 नवंबर 2024 संसद सत्र शुरू होना था, लेकिन उससे चंद दिन पहले 21 नवंबर 2024 को ही अमेरिका में अदानी को लेकर धोखाधड़ी वाले आरोप का मामला जो है वो गर्म आने लगा था। और कुल मिलाकर ये सियासत किस तरीके से गर्म हो जाती है, इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया कि साहब, विदेश से चिंगारी फूटती है और फिर उसका हंगामा यहां संसद सत्र में देखने के लिए मिलता है। प्रधानमंत्री के विदेशी चिंगारी वाले बयान को लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से पलटवार किया गया है। प्रियंका गांधी कह रही है, ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री इस तरीके की बातें करते हैं, असल मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात कब करेंगे, ये प्रियंका गांधी की तरफ से पूछा गया है। पीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर जो है हमले किए जाते थे। प्रियंका जी, पीएम ने संबोधित करते हुए जो कहा, कौन से हमले? कि विदेशी ताकतों के इशारे पर जो है विपक्ष हमले करता था हर बार। इस बार कोई विदेशी चिंगारी नहीं फूटी के पहले, ये कह रहे हैं। देखा कुछ तो कहना ही है उन्हें जी, तो ये सब कहेंगे। तो आपको लगता है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है क्या? वो हमेशा यही करते हैं, जनता की जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। देखिए, प्रधानमंत्री के विदेशी चिंगारी वाले बयान को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं राजीव शुक्ला। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सोरोस से क्या लेना देना, प्रधानमंत्री बस देश को गुमराह करने का काम करते हैं। सुनिए। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि पहली बार पिछले 10 सालों में ऐसा हो रहा है कि सत्र के शुरुआत से पहले जो विदेशों के इशारों पर हमला होते थे वो नहीं हो रहे हैं। देखिए, वो कोई विदेशी हमले अगर होते थे, कोई आरोप आते थे तो विपक्ष नहीं कराता था, खुद अपनी रिसर्च करके वो लोग करते थे
और उनको इनका मुकाबला करना चाहिए। हमारे हिसाब से सारी चिंगारियाँ, सारी आग देश के अंदर है, बेरोजगारी की आग है, महंगाई की आग है। कि जब पिछला सत्र था तो काफी हंगामा हुआ था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेकर के कि जॉर्ज सोरोस से रिश्ते हैं। हर चीज में उनका नाम ले लेते हैं। जॉर्ज सोरोस को सोनिया गांधी और उसे क्या लेना देना, ये बेवजह उनका नाम लेके जो है कुछ ना कुछ एक नैरेटिव बनाते हैं जो गलत है। तो आपको एक बार फिर से बता दें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष पर यह हंगामा साधा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन की शुरुआत हो रही थी आज से सत्र की, और ऐसे में परंपरा के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने और मीडिया के सामने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बातें कही गई उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इशारों ही इशारों में वो विपक्ष पर हमला, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बताने की देश को कोशिश हुई कि कैसे विपक्ष विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में भ्रम फैलाने, देश में हंगामा खड़ा करने का षड्यंत्र रचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि 2014 से अब तक वो शायद इस सिलसिले को देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से सदन की शुरुआत से पहले देश में शरारत के लिए कोई विदेश से चिंगारी फूट जाती है और फिर उसी को लेकर हंगामेदार सत्र देखने के लिए मिलता है। सत्र में कामकाज ना हो पाना, सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाना, इसको लेकर हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एहसास कराया जाता है और साथ ही साथ ये सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जाती है सदन की शुरुआत से पहले कि बेहतर ये है सकारात्मक तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। लेकिन इस बार इस तरीके की कोई बात करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे कटघरे में विपक्ष को खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि 2014 से अब तक वो एक सिलसिला देखते आए हैं किस तरीके से सदन की शुरुआत से पहले शरारत के लिए कोई विदेश से चिंगारी फूट जाती है और उसके बाद हंगामा होता है। इस बार विदेश से कोई चिंगारी नहीं फूटी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि 2014 से अब तक जो होता आया कि सत्र की जब सदन की कार्रवाई शुरू होनी हो उससे पहले विदेश से कोई मुद्दा मिल जाता है और उसको विपक्ष लपक लेता है। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार विदेश से कोई चिंगारी नहीं फूटी है। तो ये संसद का सत्र जो आज से शुरू हुआ है, बजट सत्र है, ये आज से शुरू होकर बजट सत्र आप जो जानते हैं 2 हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो पहला चरण जो है इस बजट सत्र का वो 13 फरवरी तक चलेगा और कल 1 फरवरी की तारीख है, आम बजट देश के सामने होगा। अब बात दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई कर लेते हैं। यमुना में अमोनिया मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग को जो जवाब देना है, केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दे दिया है। बीजेपी पर साजिशन, यमुना में ये जहरीला पानी भेजने का आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले लगाया गया था। इसको लेकर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि बताइए, जवाब दीजिए कि आखिरकार ये जो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उन आरोपों की सत्यता क्या है, इसका सबूत क्या है, किस आधार पर ये आरोप लगा रहे हैं। और इसी को लेकर वो बाकायदा 5 सवाल थे। हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया, किस तरह का जहर मिलाया, कितनी मात्रा में था, पानी पीने से कैसे लोगों की सामूहिक हत्या की जा सकती है, वो कौन सा स्थान है जहां पर पानी में जहर पाया गया। इस तरीके के तमाम सवाल जो चुनाव आयोग की तरफ से पूछे गए थे और उनका स्पेसिफिक जवाब मांगा गया था, आज वो जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुद जाकर चुनाव आयोग में दिए गए। खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। आज दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सज़ा देने की धमकी दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, अगर ये इलेक्शन हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।
उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया। केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बड़ा घातक होगा। इसका मतलब जिस स्टेट से दूसरे स्टेट में पानी आ रहा है, और अगर जो उस स्टेट में चुनाव है तो ये वाला स्टेट पानी रोक देगा और यहाँ पे वाटर क्राइसिस हो जाएगा और चुनाव इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं बलराम पांडे से यमुना का जहरीला पानी वाला जो मुद्दा है, इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल के निशाने पर पिछले कुछ समय तक जितना बीजेपी थी उससे ज्यादा तो फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग आ गया है। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दूसरी बार अरविंद केजरीवाल से तथ्यों के आधार पर विस्तृत जानकारी मांगी, उसको लेकर के आज अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के साथ चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी विस्तृत जानकारी 6 पन्नों की चुनाव आयोग को दी और बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया और किस आधार पर उन्होंने बयान दिया। हालांकि उन्होंने 3 पानी की बोतलें भी चुनाव आयोग को दी और कहा कि अगर दिल्ली की यमुना में जो पानी को लेकर के सियासत हो रही है, अगर अमोनिया की मात्रा ज्यादा नहीं है और वो पानी जहरीला नहीं है तो चुनाव आयोग ये पानी पी करके बताए कि ये पानी पूरी तरह से शुद्ध है और दिल्ली की जनता को पिलाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब यमुना के पानी को लेकर के जो सियासत है वो तेज हो गई है और जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रहा है और पूछ रहा है कि किन तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये बयान दिया और वो बताएं कि आखिरकार कौन सा जहर है जो यमुना के पानी में मिलाया गया और कहां पर मिलाया गया और कितनी मात्रा में मिलाया गया। तो ऐसे करीब 5 से 7 सवाल थे जो चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के सामने रखा। हालांकि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि हमने विस्तृत जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम सभी पहलुओं की जांच करने के बाद अपना निर्णय सुनाएंगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 बार चुनाव आयोग को अपना जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है। अब इस दूसरी बार के जवाब से क्या चुनाव आयोग संतुष्ट होता है? शुक्रिया आपका बलराम पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। ये जवाब अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे चुनाव आयोग के दफ्तर में 6 पन्नों का जवाब और साथ ही साथ 3 बोतलें पानी की भी दिखा दी चुनाव आयोग को, जैसा कि जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी बलराम। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाकुंभ से किन्नर अखाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को। इस वक्त की बड़ी खबर, ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ममता कुलकर्णी दोनों किन्नर अखाड़े से बाहर कर दी गई हैं। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने यह कार्रवाई की है। आचार्य महामंडलेश्वर थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उन्होंने ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया और अब जो इस किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं उन्होंने दोनों को किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने यह कार्रवाई की है। किन्नर अखाड़े को जल्द अब नया आचार्य महामंडलेश्वर मिलेगा, यह जानकारी भी सामने आ रही है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया। आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटा दी गई लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और यह फैसला जो है वो किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने लिया, उन्होंने ये कार्रवाई की। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद है और जानकारी के साथ। अवधेश, क्या डिटेल्स मिल रही है? किन्नर अखाड़े को अब नया आचार्य महामंडलेश्वर कब तक मिलेगा जब संस्थापक अजय दास की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, ये महाकुंभ से बड़ी खबर है। संस्थापक जो अजय दास है उन्होंने न केवल आचार्य महामंडलेश्वर पद से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को बाहर किया है बल्कि अखाड़े से भी इनको निष्कासित कर दिया गया है और ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर पद से हटाकर उनको भी अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। रही बात नए आचार्य महामंडलेश्वर की, तो अजय दास का कहना है कि जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी और नए सिरे से किन्नर अखाड़े का पुनर्गठन किया जाएगा। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो किन्नर अखाड़ा जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी चला रही थी इसमें फूट पड़ गई है और जो इनके द्वारा महामंडलेश्वर स्थापित किए गए थे वो सभी चाहते हैं कि अजय दास एक बार फिर से पूरा नेतृत्व अपने हाथों में ले
और उसी की तैयारी चल रही है। तो महाकुंभ के समापन से पहले ही ये माना जा रहा है, अजय दास कह रहे हैं कि नया आचार्य महामंडलेश्वर का जो पट्टाभिषेक है वो इस महाकुंभ के समापन से पहले ही हो जाएगा। सैफ अली खान पर हमले से जुड़े मामले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी के चेहरे की पहचान वाली रिपोर्ट अब सामने आ गई है। आरोपी शरीफुल का चेहरा और जो चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था वारदात वाले दिन, वो एक ही है। रिपोर्ट में इस बात को लेकर जानकारी सामने आई है कि वो दोनों ही चेहरे एक ही शख्स के हैं। दरअसल जो चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था और आरोपी शरीफुल के चेहरे को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे थे। आरोपी के वकील ने भी सवाल उठाए और दावा किया कि सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी शहजाद नहीं है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि दोनों ही चेहरे एक ही शख्स के हैं। जो चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था वारदात वाले दिन और आरोपी जो पकड़ा गया उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, रिपोर्ट में और क्या कुछ कहा गया है चेहरे को लेकर? देखिए, जब से ये आरोपी शरीफुल इस्लाम पकड़ा गया था उसके बाद से ही कई लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या वाकई में जो पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी है और जो सैफ अली खान के घर के सीसीटीवी 6वीं मंजिल पर लगे सीसीटीवी में दिखा था व्यक्ति, क्या वो वही व्यक्ति है। ऐसे पर पुलिस ने भी कोर्ट में ये कहा था कि उन्हें आरोपी के फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट करनी है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सीसीटीवी में दिखने वाला और पुलिस की गिरफ्त में आया हुआ आरोपी एक ही है। और जो FRT यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया है, जिसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल सीसीटीवी का जो व्यक्ति है वही व्यक्ति असली आरोपी है, यानी जो पुलिस की गिरफ्त में आया हुआ है। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती है, कुछ पॉइंटर्स होते हैं, उस बेसिस पे जो समानता देखी जाती है और इस समानता में पाया गया कि सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिख रहा है और जो पुलिस की आरोपी की गिरफ्त आरोपी है दोनों एक ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार का पॉजिटिव रिजल्ट आया हुआ है। इसके पहले निश्चित तौर पर सोशल मीडिया और कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या वाकई में वही आरोपी है, तो कहीं न कहीं इस जो लोगों के दावे थे उसको पुलिस ने दरकिनार किया है और पुलिस पहले से ही कॉन्फिडेंट थी। पुलिस का ये कहना है कि हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल एविडेंसेस भी हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस के भी सबूत हैं, साथ ही साथ कई जो टेक्निकल जो हमें कोर्ट में कल को साबित करने होंगे, ऐसे हमारे पास पर्याप्त सबूत है जिससे साबित होता है कि यही आरोपी है। और अंत में पुलिस ने ये FRT का रिपोर्ट यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेस्ट का जो रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, ये कहीं न कहीं पुलिस के लिए बड़ा मजबूत सबूत है और भविष्य में जब कोर्ट में ये मामला चलेगा तो ये बहुत अहम दस्तावेज होगा सबूतों के तौर पर। और कहीं न कहीं उन लोगों के भी सवालों के जवाब मिल जाते हैं इससे, जो सवाल उठा रहे थे कि क्या वाकई में सीसीटीवी वाला व्यक्ति अलग है और आरोपी अलग है। इसलिए पुलिस के लिए बड़ी सकारात्मक रिपोर्ट सामने आई है।